स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जो कि पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि पेट एग्ज़ाम में जो जो टॉपिक मैथ्स के आने हैं उन्हीं के मैंने आज प्रश्न उठाए हैं, और जो टॉपिक रीजनिंग के आने हैं सिर्फ मैंने उनके ही प्रश्न उठाए हैं। ठीक है, आज मैंने इसमें हिंदी वगैरह नहीं रखा है, सिर्फ इसमें हमने मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये मैथ्स और रीजनिंग 10 नंबर की आनी है, तो आज आप लोगों के पास आराम से समय होगा और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न इनमें से सही हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पेन पेपर कॉपी लेकर बैठिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये मत सोच के बैठना कि कोई इजी प्रश्न है, इसी टाइप के प्रश्न जो है वो आप लोगों से परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि पेन पेपर लेकर बैठिएगा, और जब आप लोग तैयार हो जाएं तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग तैयार हैं। लेकिन सबसे पहले एक निवेदन है आप लोगों से हाथ जोड़कर कि सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आप लोगों के पास ग्रुप्स वगैरह हैं उनमें वीडियो को जो है वो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। फिर हम लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, आप लोगों के लिए मैं रोज़ नई से नई चीज़ लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये थोड़ा सा आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनकी संख्या रोज़ अगर 2, 4, 5 बढ़ती रहेगी तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता रहेगा कि कम से कम हाँ चैनल ग्रो तो कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा आप लोग सहयोग करते रहिएगा। बाकी मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो 80+ पेट में का स्कोर जो है वो मैं आप लोगों से करवाऊँगा। फिर जब आप लोग क्लास जब देखना कि रिजल्ट आए तो आप लोग खुद बताएंगे कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए। आप पेपर देना, पेपर देने के बाद आप लोग खुद आकलन करेंगे कि इस चैनल से आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सब कुछ सही करा दूंगा, लेकिन हाँ मैं इतना करा दूंगा कि आप जो आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसी होंगी, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उन सारी वैकेंसी में आपके लिए पेट एलिजिबल होगा। ठीक है, मतलब आप जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो सारी वैकेंसी आप देख पाएंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो थोड़ी सी आप लोग मेहनत करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप लोग तैयार हैं तो बताइएगा, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी धुआंधार क्लास। मैं सच बता रहा हूँ, आज की क्लास जो है वो आप लोगों के लिए धुआंधार ही है। देखते हैं आप लोग कितना तैयार हैं, क्योंकि मैथ्स वगैरह में नहीं पढ़ाई है मैंने, लेकिन और लोगों से आपने पढ़ी होगी, तो देखेंगे आप लोग कितना तैयार हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि 1 से 50 तक समप्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ए ऑप्शन है 650, बी ऑप्शन है 625, सी ऑप्शन है 325, सी ऑप्शन है 600 और डी ऑप्शन है 610। चलिए 1 मिनट का समय है और आप लोग बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। बाकी वीडियो को आप लोग शेयर वगैरह कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को, जितने लोग भी क्लास में अभी तक नहीं आ पाए। मैं सच बता रहा हूँ कि आप लोगों को एक बढ़िया क्लास आज देखने को मिलेगी। आप खुद कहेंगे कि हाँ कि प्रश्नों का स्तर अच्छा था और आप लोगों को कुछ नॉलेज इस क्लास से हुई है। आंसर आ जाना चाहिए था। और देखिएगा, किसी का आंसर आप लोग ये सोच के मत करिएगा कि इसका आंसर जो है वो इतना है तो मेरा भी इतना हो सकता है। ठीक है, ये सब सोच के मत करना, अपना आंसर खुद लगाना। ठीक है, एक बार हल करना और अपना आंसर जो है उसको खुद एक बार ट्राई करना, फिर आप लोग आगे बताना। चलिए आगे होगा, देखिएगा। लिखा है 1 से 50 तक समप्राकृत संख्याओं का योग। तो देखिएगा 1 से लेकर कहाँ तक, 50 तक। ऐसे समझिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 से लेकर कहाँ तक, 50 तक आपको समप्राकृत संख्याओं का योग बताना है। तो आप बताइएगा जो 50 है, 50 तक सम संख्याएं कितनी होंगी। तो भाई सम संख्या कितनी हो जाएंगी 50 तक, आधी नहीं हो जाएंगी, क्योंकि भाई 1 से लेकर 50 तक आधी सम भी तो होंगी, आधी विषम होंगी। तो सीधे सम के लिए क्या कर दो, जो अंतिम संख्या हो उसका आधा कर दो।
तो कितनी हो जाएंगी 25, और 25 ही क्या हो जाएंगी विषम हो जाएंगी। तो देखिएगा, अब आप देखिएगा सबको जोड़ेंगे बैठ के क्या, तो इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग लिख लीजिएगा कि सम प्राकृत संख्याओं का योग जब पूछे, सम प्राकृत संख्याओं का योग, फार्मूला क्या होता है जल्दी से बताइएगा किसी को अगर पता हो कि सम प्राकृत संख्याओं का फार्मूला क्या होता है। तो n गुणा n प्लस 1। तो n का मतलब क्या होता है कि जो ये संख्याएं सम संख्याएं टोटल कितनी हैं, n मतलब नंबर्स ऑफ मतलब नंबर्स, तो कितने सम हैं, तो n 25, भाई सम कितनी है 25, और 25 प्लस 1, तो टोटल कितना हो गया 25 गुणा 26। तो आप अगर आप इनकी आपस में गुणा करेंगे तो 25 छक्का 100 150, ठीक है। 15 हासिल आए, 15 25 दूनी 50, और 50 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 65। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा 650 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 650 आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। जब सम संख्याएं हों तो आप लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, n गुणा n प्लस 1, ठीक है। और n कितना होगा, जो भी संख्या हो उसका आधा। लेकिन अगर जैसे खाली सम ही दे रखी हैं पहले, तब नहीं लगेगा। जैसे मैं एक सवाल और आपसे यहीं पे पूछे ले रहा हूँ, सवाल है कि प्रथम 70 सम संख्याओं का योग क्या होगा, बताइएगा जरा। प्रथम 70 सम संख्याओं का योग क्या होगा, जल्दी से सही आंसर बताइएगा कि प्रथम 70 सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब मेरी बात यहाँ पर समझिए आप लोग, जैसे कि अब यहाँ उसने ये नहीं कहा कि 1 से लेकर 70 तक सम संख्याओं का, उसने कह दिया कि प्रथम 70 जो भी सम संख्याएं हों, 2 4 6 8 10, मतलब उसने कह दिया प्रथम 70 उठा लो। तो सीधा फार्मूला लगाओ n गुणा n प्लस 1। तो यहाँ पर अब n कितना हो गया, डायरेक्ट 70 हो गया, क्योंकि ये पहले प्रथम लग गया। अगर 1 से लिखा होता तब क्या हो जाता है, तब हम 70 का आधा करते, तो सीधा क्या हो जाएगा 70 गुणा 70 प्लस 1 कितना हो जाएगा 70 गुणा 71। तो देखो एक तो जीरो आ गया, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, कितना आंसर आ जाएगा 4970। उम्मीद कर रहे हैं कि मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। बताइए अगर यहाँ तक कोई समस्या हुई हो, बताइएगा, ठीक है। बाकी मैं कल और इसी टाइप के प्रश्न लेके आऊँगा। आज मैंने सम ले लिया, कल मैं विषम ले लूँगा, कल मैं प्रथम n प्राकृत ले लूँगा, ठीक है। इस तरीके से मैं प्रश्न आप लोगों को कराते चला जाऊँगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों का क्या सही था, 650 सही था। क्या सही था, 650 सही था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो संख्याओं का लासा 48 है तथा मासा 8 है। पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि दो संख्याओं का लासा 48 है तथा मासा इनका 8 है। पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगी। आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से बताइएगा। क्लास से जाइएगा मत, एक एक प्रश्न करिएगा, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न छाट छाट के बनाया गया है, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं फर्जी में चीज़ें बना के पढ़ा रहा हूँ आपको। सारे प्रश्नों का स्तर है और कोशिश मैंने यही की है कि इस टाइप के प्रश्न जो है वो आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिले। तो अब भी जो लोग नहीं आ पाए हैं तो उनसे कहना भी पहला ही प्रश्न खत्म हुआ है, तो वो सब लोग जो हैं वो वीडियो के लिए आ जाएं। तो जो भी 10-15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, वो 10-15 क्वेश्चन आप लोगों को पूरा निचोड़ मिलेगा। मतलब जो है पूरा मैथ्स का आपको निचोड़ मिलेगा। एक बार आप जब लोग आप प्रश्न करेंगे ना, तो आपको खुद पता लगेगा कि आपका स्तर जो है वो मैथ्स रीजनिंग में कहाँ पर है आज, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आंसर आ गया होगा, समझिएगा। दो संख्याओं का लासा, तो फार्मूला होता है लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। रख दीजिएगा, सीधा रखिएगा। देखो लासा कितना दे रखा है 48, मासा कितना दे रखा है 8,
पहली संख्या कितनी है 24, दूसरी संख्या तो हमको निकालनी है तो x मान लो। अब काट दो भाई, x की वैल्यू निकालने के लिए देखो 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, 3 से इसको काटोगे तो 16 तियाँ 48, तो x की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आपकी 16 आ जाएगी। तो सी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में ना आया हो तो फिर से बताते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार ना समझ में आया हो तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ, समझिएगा। फार्मूला क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। या इस तरीके से लिख लीजिएगा, दूसरी संख्या जब निकालनी है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यही तो बोला है उसने, समझिएगा। पहली संख्या हमारी 24 है, दूसरी संख्या हमने x मान ली, एलसीएम हमारा 48 है, एचसीएफ 8 है। तो x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 48 गुणा 8, और ये गुणा में है तो 24 नीचे आ जाएगा, यही तो करोगे। तो मैंने डायरेक्ट वहाँ काट दिया, तो 8 तियाँ 24, 3 से फिर इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 16। तो आंसर क्या आ गया, दूसरी संख्या क्या होगी 16 हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि 86.04 को 4000 से आपको भाग देना है तो उत्तर क्या होगा। भाई देखो दशमलव एंड फ्रैक्शन आपके में चैप्टर है ना पैट एग्जाम में। अब आप बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का कितना होना चाहिए। 1 मिनट का समय है, जल्दी से बताइएगा। 86.04 भाग 4000 का सही आंसर क्या होना चाहिए। जो लोग भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने आज पॉलिटी की मैराथन हुई थी अगर नहीं देखी है तो सभी लोग पॉलिटी की मैराथन देख लें। उस एक क्लास से आप लोगों की लगभग सारी पॉलिटी जो है वो आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग से निवेदन है कि उस वीडियो को ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो को आप लोगों से एक चीज़ और है, शेयर कर दीजिएगा। आप लोग रोज़ के रोज़ अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह एक बार स्टेटस लगा दिया करें। आपके एक स्टेटस से कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरे लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे निवेदन है कि एक बार आप लोग स्टेटस वगैरह ज़रूर लगा दिया करें तो मुझको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और एक कमेंट भी ज़रूर करिएगा जब वीडियो ख़त्म हो जाए, ठीक है। चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आंसर आ गया होगा, बताया जाए, समझिएगा। चलिए सवाल यही तो है, 86.04 भाग में 4000, ठीक है। अब मेरी बात समझना, काला पेन ले लेते हैं। अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे, मैंने ये पॉइंट हटा दिया, तो 1 2 तो 2 जीरो हम लोग नीचे बढ़ा देंगे, मतलब 100 से गुणा कर देंगे, यही तो है कहने का अर्थ है। अब मेरी बात समझिएगा, हमारे पास सवाल क्या मिल गया, 86.04 बटा 4000। मैं आपको कतई एक एक चीज़ कतई क्लियर करके बता रहा हूँ, गुणा 100, ठीक है। अब आप इसको भाग दे दीजिएगा, 4 से ही डायरेक्ट भाग दीजिएगा। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना बचा 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, तो कितना मिल गया हमको 21, 51 और बटे में 1 2 3 4, 4 जीरो लगाने हैं, 1, ठीक है, 1 2 3 3 2 5 जीरो लगाने हैं भाई, 1 2 3 4 5, यही तो हुआ। अब आप लोग सब कर दीजिएगा। अब अगर इसको पॉइंट में आप लोग करेंगे तो कैसे होगा, जो भी आंसर आए क्या हो, जो ऊपर वाली संख्या है इसमें 5 जीरो लगा दीजिएगा, मतलब 5 अंकों के बाद क्या हो जाएगा दशमलव। तो 1 2 3 4, 4 ही अंक हुए, अब ये 5वां हो गया, पॉइंट लगा दीजिएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0.025151, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। रिपीट करें क्या, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, नहीं आया है। 86.04 बटे में 4000, मेरी बात समझिएगा सभी लोग। पॉइंट हटाया हमने, 100 से गुणा की, ठीक है। अब आप 4 से इसको काट दीजिएगा, तो 4 से 2, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, फिर 4 एकम 4। अब हमको कितने अंकों के बाद जीरो लगाना है, तो 3 अंक ये हैं, 2 ये हैं, तो 5 अंकों के बाद हमको दशमलव लेना है,
तो 21 51 में 4 अंक हैं, तो एक हमको यहाँ लगाना पड़ेगा और दशमलव लगा दो तो 0.2151 का आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ना समझ में आया हो एक बार वीडियो को रिपीट करना, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा समझिएगा कि 3/5 1/8, मतलब इसको ऐसे समझिएगा, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ब्लैक पेन ही ले लेते हैं। समझिएगा 3/5 समझ लीजिएगा, 1/8, 8/11, 4/9, 2/7, ठीक है, 5/7 और 5/12। इस भिन्न को अवरोही क्रम में लिखना है, तो यहाँ पर ये जो ये वाली भिन्न है ना, जब अवरोही क्रम में लिखना है तो यहाँ पर ये तीसरे नंबर की भिन्न क्या आएगी। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो जल्दी से आप लोग आंसर करिएगा। इस प्रश्न के लिए मैं आपको समय दे रहा हूँ पूरा 1 मिनट का, बताइएगा। सवाल सामने लिखा है, आप लोग आंसर करिएगा जल्दी से कि तीसरे नंबर पर कौन सी भिन्न आपकी आएगी। और आप लोग बताइएगा एक बार कि प्रश्न जो है वो आज कैसे हैं। क्या आप लोगों को मैथ्स में इसी तरीके से प्रश्न चाहिए? तो मैं रोज़ रात को इसी तरीके से मैथ्स और रीजनिंग की ही प्रैक्टिस करा दूँ। जीएस की प्रैक्टिस आप लोगों की चली रही है, हिंदी की प्रैक्टिस मैंने करा ही दी है, बाकी मैं हिंदी की प्रैक्टिस फिर से और करा दूँगा। लेकिन अभी तक मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं हुई है, तो कोशिश करके मैथ्स और रीजनिंग की भी प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। एक दिन में अगर हम 10-10 सवाल भी लेंगे तो 20 सवाल करके हम लोग आराम से, अभी जो 10-12 दिन बचे हैं तो 10 दिन में हम कम से कम 200-250 सवाल कर सकते हैं। चलिए, मेरी उम्मीद है कि आप लोगों का आंसर आ गया होगा, इतना समय नहीं लगना चाहिए। देखिएगा, जब सवाल ऐसा हो तो आप लोग सबसे अच्छा पता क्या करिएगा, ऊपर जितनी भी संख्या हैं उनमें 2-2 जीरो लगा दीजिएगा। कितना लगा दीजिएगा? 2-2 जीरो आप लगा दीजिएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 100/8, यहाँ क्या हो जाएगा 800/11, यहाँ क्या हो जाएगा 400/9, यहाँ क्या हो जाएगा 200/7, यहाँ क्या हो जाएगा 500/7 और यहाँ कितना हो जाएगा 500/12। यही तो हो जाएगा। ठीक है, अब आप मेरी बात समझिएगा। अब अगर इनको आप आपस में काटिएगा तो 5 से 300 को काटोगे तो 5 छक्का 30, दूसरा पेन ले रहे हैं, एक बार समझना आप सही से। 5 छक्का 30 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। अगर आप 8 से 100 को काटोगे तो मतलब देख लीजिएगा 8 से पूरा कितना कट रहा है, तो शायद 12 × 8 = 96 होता है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। 4 जो शेषफल है वो छोड़ दो आप। फिर इसको आप 11 को 800 से काटोगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा? मेरे अकॉर्डिंग 11 × 8 = 77, 4 बचा नहीं 3 बचा 2, ठीक है 72 आ जाएगा। ठीक है, इस वाली संख्या में हमको क्या मिला? 72। 9 से इसको काटोगे तो 9 चौक 36, फिर बचा तो 44 मिलेगा हमको यहाँ से। 7 से इसको काटोगे तो 7 दूनी 14, 6 बचा, तो यहाँ पर हमको 28 मिल जाएगा। 7 × 8 = 56। 500 को 7 से काटोगे आप तो हमको कितना मिलना चाहिए? तो 7 × 7 = 49, 71 मिल जाएगा। और 12 से 500 को काटोगे तो 12 × 4 = 48, ये 41 मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया? 41 मिल गया। समझिएगा बात को। तो हमको क्या मिला? 60, 12, 72, 44, 28, 71 और 41। यही संख्या तो मिली है हमको, बताइएगा। यही संख्या तो मिली है। अब मेरी बात समझिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मतलब अवरोही क्रम होता क्या है, जल्दी से बताइएगा। तो अवरोही क्रम आप लोगों का क्या होता है कि बड़े से छोटे की तरफ, किसमें? बड़े से छोटे के तरफ, यही तो होता है। तो सबसे बड़ी संख्या आप लोगों को क्या मिल रही है? देखिएगा 72 मिल रही है। तो सबसे पहले नंबर पे हम क्या रखेंगे? 72। फिर हमको दूसरे नंबर पे क्या मिल रही है? 71। तीसरे नंबर पे हमको देखिए क्या मिल रहा है सबसे बड़ा? तो 60। फिर हमको क्या मिल रहा है?
44, फिर क्या मिल रहा है 41, फिर हमको क्या मिल रहा है, तो ये सारी काटते चले जाओ, 44 भी कट गई, फिर हमको मिल रहा है 28, और 28 के बाद में हमको क्या मिल रहा है, तो 12। यही तो संख्याएं मिल रही हैं। अब बता दीजिएगा कि 60 किसकी वैल्यू है। तीसरी संख्या तो पूछी है, तो 60 किसकी वैल्यू है, 300/5। तो 300/5 का मतलब क्या हो गया, 3/5। क्या हो जाएगा, 3/5। तो तीसरी भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया, एक बार आप लोग बताइएगा। 3/5 हो जाएगी। देखिए नहीं आया हो तो आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा प्ले करना। उम्मीद करते हैं कि पूरी वीडियो एक बार में ही समझ में आएगी। देखिएगा फिर से मैं एक बार ट्राई कर देता हूँ। सबको मैंने क्या लिख दिया था कि 300/5, 100/8, 800/11, 400/9, 200/7, 500/7 और 500/12। यही तो किया था हमने। अब आप लोग समझिएगा, जब हमने इनको आपस में काटा था इसको, तो संख्या हमको क्या मिली थी 60। इसको हमने काटा था तो 12, इसको हमने काटा था तो 72, इसको हमने काटा था तो क्या मिला था 44, ठीक है। इसको हमने काटा था तो हमको क्या मिला था 28, ठीक है। 500 को इससे काटा था तो 71, और इसको हमने काटा था तो क्या मिला था 41। अब देखिएगा अवरोही क्रम आप लोगों का क्या होता है, बड़े से छोटा, कि सबसे पहले बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी 72। सबसे बड़ी संख्या क्या है 72। 72 के बाद में 71, 71 के बाद में 60, 60 के बाद में 44, 44 के बाद में 41, 41 के बाद में 28, 28 के बाद में 12। अब मेरी बात यहाँ पर एक कुछ चीज़ समझिएगा कि अवरोही क्रम में ले तो तीसरी भिन्न क्या होगी। तो देखिएगा 72 वाली भिन्न क्या है, 800/12 मतलब क्या हो गया 8/11, यही तो हो गया। 71 वाली भिन्न क्या थी 500/7 मतलब 5/7। 60 वाली नंबर तीसरे पे है तो 60 की भिन्न क्या थी 300/5, तो भिन्न क्या हो गई 3/5। 44 वाली भिन्न क्या थी तो 4/9। 41 वाली भिन्न क्या थी 500 तो 5/12, ठीक है। 28 वाली भिन्न क्या थी 200/7 तो 2/7, और 12 वाली भिन्न क्या थी 1/8। अब यहाँ पर मेरी एक बात फिर समझ लीजिएगा आप लोग। तो उसने कहा है कि अवरोही क्रम में ले तो तीसरी भिन्न क्या होगी। अब ये अवरोही क्रम हो गया तो तीसरी भिन्न क्या है, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी भिन्न क्या हो गई 3/5। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया, अब आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ना समझ में आया दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे तो, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि होती है तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ठीक है। सवाल को पढ़िएगा सही से और फिर करिएगा ये, ठीक है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि की गई तथा चौड़ाई में 10% की कमी की गई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। आंसर बताइएगा सही क्या होगा आपका। चलिए, उम्मीद करना है कि प्रश्न जो है वो आपका हो गया होगा। देखिए उसका कहने का अर्थ क्या है, एक आयताकार, मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि कर दी गई थी। मतलब अगर 100 था तो कितना कर दिया गया 105 कर दिया गया, ठीक है। तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई। तो मतलब 100 थी, मतलब हमने 100 मान ली थी, तो ये कितनी हो गई 90 हो गई, यही तो उसने कहा। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, तो
प्रतिशत में निकालना है। ठीक है भाई, देखो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये देखिएगा कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। ठीक है, आप इसको काटो 5 से, तो ये कितना हो जाएगा, 21 पंजे 105। ये कितना हो जाएगा 2, तो 21 नेमा 189 बटे में 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 नेम 18, 4.5%। तो देखिएगा पहले जो क्षेत्रफल 100% था, वो क्षेत्रफल अब कितना रह गया, 94.5% रह गया। कहने का अर्थ यही तो है, जो क्षेत्रफल पहले 100% होना चाहिए था, क्योंकि भाई जब लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे आप, ठीक है, मान लिया पहले 100 थी लंबाई, 100 थी चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल आपको निकालना था, तो पहले कितना था, 100 था, लेकिन अब कितना रह गया, 94.5 रह गया, क्योंकि 5% की वृद्धि हुई, 10% की कमी हुई, तो 94.5 रह गया। कहने का अर्थ यही तो है, मेरी बात समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं यहीं पे एक ही बार में ख़त्म कर रहा हूँ सवाल को। तब उसने पूछा कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, बताइएगा। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, देखिएगा। तो क्षेत्रफल में देखो, पहले क्षेत्रफल कितना था, 100 था, अभी मैंने निकाला ना, और अब कितना रह गया, 94.5% रह गया। तो बताइएगा कम हुआ या ज़्यादा हुआ है, तो कम हुआ है कितना, तो 100 में से आप 94.5 घटाओगे तो 5.5% की क्या हुई, कमी हुई। क्या हुई, कमी हुई। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 5.5% की कमी हुई। क्षेत्रफल में क्या हुआ, 5.5% की कमी देखने को हमको मिली है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि सवाल समझ में आ गया होगा। वीडियो आप लोग ना समझ में आया तो दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में 15 छात्रों के औसत अंक 85 हैं। ठीक है भाई, बाद में पाया गया कि 2 छात्रों के अंक गलती से 36 तथा 24 के स्थान पर 63 तथा 42 अंकित हो गए। कितने, 63 तथा 42 अंकित हो गए थे। तो औसत ज्ञात कीजिए। मतलब अब जब सही औसत आपको ज्ञात करना था, पहले 85 था लेकिन गलती हो गई थी। ठीक है, तो हमको गलती नहीं करनी है, सही योग निकालना है। तो बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए, मतलब अब सही औसत निकालिएगा तो क्या होगा। ठीक है, सही औसत क्या होना चाहिए, चलिए आंसर आना चाहिए अब तक आपका। कहते मैं इजी तरीके से बताऊंगा, कोई मेथड नहीं बताऊंगा इसके लिए। ठीक है, वरना अगर आप मेथड करके बैठेंगे तो लंका लगा के बैठेंगे, मेरी साफ बात है। ऐसे सवाल समझिएगा जिससे कि आप लोगों के जो रोज़ आप जैसे हिसाब वगैरह लगाते हैं, तो इसी तरीके से आपको सवाल आराम से हो जाए। क्योंकि देखिए हम कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि पता लगा 4th क्लास का या 12th क्लास का कि जिसमें हमको पूरा सॉल्यूशन लिखना है। हमको सीधा आंसर आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पेपर है, आंसर आना चाहिए। तो बस हमको इस तरीके से आंसर निकालना है कि डायरेक्ट आंसर आप लोगों का आ जाए। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आंसर आ गया होगा। तो हम लोग देखते हैं कि एक परीक्षा में 15 छात्रों के औसत अंक 85 हैं। तो 15 छात्रों के औसत अंक कितने हैं, 85 हैं। तो कुल अंक कितने हो गए भाई, अगर 15 छात्रों के औसत अंक 85 है, मतलब 15 छात्र हैं, तो उन 15 छात्रों में हर एक के 85 नंबर हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, जब 15 को 85 से गुणा करो, 15 बना 75। ठीक है, 120, 127। ठीक है, तो कितना हो गया, 1275 हो गया। ठीक है, तो मतलब इन 15 छात्रों का औसत जब 85 औसत अंक था तो टोटल 1275 था। ठीक है, लेकिन 2 छात्रों के अंक गलती से 36 तथा 24 के स्थान पर
63 तथा 42 अंकित हो गए। मेरी बात समझिएगा, 63 तथा 42 अंकित हो गए। तो 3 2 5 6 4 10, मतलब 105 अंक जो थे वो ज़्यादा अंकित हो गए। तो भाई इनको माइनस कर दो, तो कितना बचा, 5 में से 5 गया 0, ये 7, 2 में से 1 गया 1, 1170। लेकिन अंकित कितने होने थे, 36 तथा 24। भैया 36 तथा 24 को जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 3 2 5 और 1 6, 60 को जोड़ दो, यही तो होगा। मेरी बात समझिएगा कतई आराम से। तो ये टोटल कितना हो गया, 7 6 13, 1230। कितना हो गया, 1230 हो गया। मेरी बात यहाँ पर कतई ध्यान से समझिएगा कि पहले 1275 था, लेकिन जिसमें हमने गलती कर दी थी 63 तथा 42 जोड़ लिए थे, तो हमने घटा दिए 105, तो हमको 1170 मिले। तो भाई सही अंक क्या थे, 36 और 24 थे, उनको हमने जोड़ दिया, 1230 आ गया। अब इस 1230 का औसत क्या आ जाएगा, यहाँ पे समझिएगा भाई, 15 छात्र हैं, इनका औसत निकाल दो। तो 15 अट्ठे 120 और 15 दूनी 30, जब आप भाग दोगे तो औसत कितना मिलेगा, 82 मिलेगा। 25 औसत हो गया था, गलती की वजह से हमने सही कर दिया, तो औसत अब कितना आएगा, 82 आएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, नहीं आया है तो एक बार फिर से बताओ, ट्राई कर लें या आप लोग खुद से करिएगा। चलिए एक बार आप लोग घर पे खुद से ट्राई करिएगा, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों से ये सवाल आराम से हो जाएगा। ना हो तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा, फिर भी नहीं हो तो आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज डाल दीजिएगा, मैं बता दूंगा वहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 45 हैं। ठीक है भाई, पहले 10 छात्र का औसत अंक 55 है तथा अंतिम 10 छात्रों का औसत अंक 40 है। तो जो 11वें छात्र के, क्योंकि देखो 22 छात्र हैं तो भाई 10 छात्रों का औसत अंक इधर 11 का, तो 21 छात्रों का औसत अंक निकाल लिया गया। तो बताइएगा 11वें छात्र का औसत अंक क्या होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को दिख रहा होगा ये। चलिए कराया जाए, हो जाना चाहिए, समझिएगा। उसने क्या कहा कि 22 परीक्षार्थियों का औसत अंक कितना है, तो 22 छात्रों का औसत अंक है 45। तो टोटल कितना हो गया, 45 दूनी 90, 990 हो गया। पहले 10 छात्रों का अंक, तो भैया समझिएगा जो पहले 10 छात्र हैं उनका औसत अंक कितना है, 55 है। तो कितना हो गया, 55 दशावन 550। अंतिम 11 छात्र जो हैं उनका औसत अंक कितना है, 40 है। तो 11 चौको 44, तो ये टोटल जुड़ के कितना हो गया, 990 हो गया। ठीक है, अब भैया हमें 22 छात्रों का औसत अंक 990 चाहिए था, लेकिन हमको ये 21 छात्रों का ही औसत अंक मिल गया। तो 22वें छात्र का औसत अंक क्या होगा, भाई ये तो बराबर हो गया। तो 22वें छात्र का औसत अंक क्या था, 0 था, वो 0 नंबर लाया, क्योंकि ना गुट बढ़ा है ना घटा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। ठीक है, समझ लीजिएगा एक बार फिर से, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई ऐसे इनमें आफत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न है और मैथ का अंतिम प्रश्न है कि √5, सवाल ये है, समझिएगा, देखिएगा ऐसे समझिएगा, √5 माइनस √3 बटा √5 प्लस √3 का मान बताइएगा। चलिए इस सवाल का मान बताइएगा आप लोग, क्या होना चाहिए, सही आंसर क्या हो जाएगा। इस टाइप का प्रश्न जो था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था इस टाइप का। तो एक क्वेश्चन आपको शायद इस तरीके का देखने को मिल जाए, क्योंकि ये वर्गमूल घनमूल इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आंसर आ गया होगा, समझिएगा। तो देखिएगा √5 माइनस √3 प्लस 5 √5 प्लस √3। भाई हम क्या करेंगे, √5 माइनस √3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि a² प्लस b² का होल स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये देखिएगा, अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, भाई 2 बार है तो √5 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, a² b², फिर क्या हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा √5 गुणा √3, यही तो हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, भाई 2 बार है तो 2 बार प्लस में है, 1 बार माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, ये किसका हो गया, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। मेरी बात समझिएगा यहाँ पर। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, तो ये 5 का स्क्वायर जब आप खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा 5, ये क्या बन जाएगा 3, और ये क्या बन जाएगा, तो 2, 5 और 3, ठीक है, 2 और 5 3 15, 2 √15 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये फिर से समझ लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि 5 की 3 से गुणा करोगे तो अंडर में क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, और बटे में आपके क्या आ जाएगा 5 माइनस 3, इतना आएगा समझ में। अब देखिएगा ऊपर क्या हो गया हमारा 8 माइनस 2√15 बटा 2, तो अब इसका अर्थ क्या हुआ कि एक बार 8 बटा 2 है और एक बार 2 बटा √15 बटा 2 है। भाई 2 अलग अलग अंक हैं, तो इसको काटोगे तो 2 दूनी 4, तो हमको 4 मिल जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा तो माइनस का √15 मिल जाएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 4 माइनस √15 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने रीजनिंग के प्रश्नों पर, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा कि 8 प्रश्नों में से आपके मैथ्स में कितने प्रश्न सही हुए आज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए रीजनिंग का पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ऑरेंज को Z/XUTV लिखा जाता है तथा ग्रेप्स को T/XRLB लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में एप्पल को क्या लिखा जाएगा। चलिएगा आप लोग आंसर निकालिएगा, समय है आप लोगों के पास में पूरा 1 मिनट का। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए जल्दी से बताइएगा। बाकी एक बार आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज का प्रश्न का स्तर कैसा है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप लोग को लग रहा है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ बेनिफिशियल है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और वरना सोच लेना पाप पड़ेगा भयंकर वाला, अगले से तुम्हारा ब्याह नहीं होगा अगर बेटा तुमने शेयर नहीं की वीडियो। चलिए कराते हैं, समझ में आ गया होगा, बात को समझिएगा। उसने क्या कहा है, मैं नीचे करा दूं, कोई समस्या, यहाँ पे करा देते हैं, ठीक है। चलो यहीं से हो जाएगा, शायद हो जाएगा, ठीक। समझिएगा उसने ऑरेंज को क्या लिखा, तो ऑरेंज को क्या लिखा है Z/XUTB, ठीक है। ग्रेप्स को क्या लिखा है GRAPES, तो ग्रेप्स को क्या लिखा है T/XRBL। अब मेरी बात समझिएगा, उसने क्या कहा है एप्पल को क्या लिखना है, APPLE, एप्पल को क्या लिखना है। तो देखिएगा एक कहीं पर मिल रहा है तुमको,
तो देखिए ए का कोड उसने क्या ले रखा है x, पी का कोड क्या ले रखा है, तो पी का कोड r ले रखा है यहाँ से देखिएगा, तो r 2 बार r आ जाएगा। यल का कोड यहाँ से उठा लो, ठीक है, मतलब यल जो है हमारे लिए नया है, कोई बात नहीं, तो जिसमें नया अक्षर मिलेगा हम उसमें देख लेंगे। ई है कहीं पर, तो ई का अक्षर लास्ट में बी है। तो अब आप देख लीजिएगा एक्स आर आर बी, एक्स आर आर बी। अब देखिएगा हमको कोई नया अक्षर ही चाहिए है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं बताइएगा। देखो ये ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया। क्या बाई ऑप्शन में दे रखा है कहीं, हाँ, तो बाई यहाँ दे रखा है, तो भैया बाई किसका कोड है, आर का कोड है, तो यही आंसर सही हो जाएगा, ए वाला, ठीक है, एक्स आर आर यस बी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ए आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि 3, 10, 31, 80, 171, तो सीरीज में आगे क्या बनेगा, जल्दी से बताइएगा कि सीरीज में आगे क्या बनेगा, जाके कौन सा नंबर अगली सीरीज में आएगा, जल्दी से आंसर करिएगा सभी लोग। आंसर आ जाना चाहिए था, 10 सेकेंड और है। चलिए समझिएगा, 3, 10, 31, 80, 171, ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। 3 से 10 का अंतर 7, 10 से 31 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 21, 31 से 80 का अंतर 49, और इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो 47, नहीं कितना हो जाएगा, 91, यही तो हो रहा, लेकिन कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो हम ढूंढेंगे पैटर्न, समझिएगा। 7 से 21 का अंतर कितना है, 14 है। 21 से 49 का अंतर कितना है, तो 28 है। 28 से 49 से 91 का अंतर कितना है, 42 है। क्या सीरीज दिखी, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14 चौकू 56, तो भाई 91 में 56 जोड़ो तो क्या आ जाएगा, 6 और 1 7, क्या आ जाएगा, 6 और 1 7, 9 5 14, 147। 171 में 147 जोड़ो तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, 7 और 1 8, 7 और 4 11, 1 और 1 2 और 1 3, तो सीरीज का आंसर क्या हो जाएगा, 318 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 318 जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। 3 बार इसमें करना है, मतलब एक बार यहाँ सर्च करना, फिर एक बार यहाँ करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तरुण रोहित के पिता हैं, ठीक है भाई। रोहित काला का भाई है, काला भाई, ठीक है। काला दिलीप की पत्नी है, आए भाई, महिला है पुरुष है, चलो भाई महिला ले ली। तो दिलीप रोहित से कैसे संबंधित है, काली लिख देते भाई, काला लिख दिया। दिलीप देख रहे हो, देख लो तुम्हारी पत्नी काला है। चलिए सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। आ जाना चाहिए था आंसर, इतना कठिन नहीं है सवाल। चलिए निकालें,
शुरू करते हैं, समझिएगा कि तरुण जो है रोहित का पिता है। ठीक है भाई, ये रोहित हो गए और इनके पिताजी कौन है, तो तरुण है। ठीक है भाई, रोहित जो है वो काला का भाई है। ठीक है, यहाँ पे हम करे दे रहे हैं काला को, यहाँ दूर हो जाएगा, चलो हो जाएगा कोई बात नहीं। काला, तो भाई काला, तो रोहित तो पुरुष हो गए, ये इनके पिता हैं, ये भी पुरुष हो गए। काला दिलीप की पत्नी है, तो इसका मतलब ये महिला हो गई। और इनके पति कौन हो गए, तो पति इनके हो गए दिलीप, ये लो। ठीक है, तो उसने पूछा दिलीप रोहित से कैसे संबंधित है, तो भाई दिलीप रोहित से कैसे संबंधित है, तो दिलीप कौन हो गया भाई, बहन का पति कौन होता है, जीजा होता है। ठीक है, तो रोहित के जीजा कौन हो गए, दिलीप हो गए, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। चलिए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, बताइएगा। 26 जनवरी 1950 को दिन बताइएगा कौन सा होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा इस सवाल का। मैंने सवाल ये बता रखे हैं कैसे होते हैं। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा दिन होगा। 7 ही दिन होते हैं, तो जो सा है वो दिन बता दो आप लोग, लेकिन आंसर सभी लोग करिएगा। आ जाना चाहिए। 10 सेकंड का समय और है आप लोगों के पास में, और आप लोग बताइएगा अगर इसी तरीके से प्रैक्टिस चाहते हैं तो रोज़ हम लोग ये 15 16 तो नहीं शायद, ये 8 और 10 शायद इधर होंगे, 9, कम से कम हाँ 15 क्वेश्चन की ये प्रैक्टिस थी। जैसे मैं प्रश्नों में ज़्यादा समय ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आपको प्रश्न जब पढ़ाऊँ तो वो पूरा आपको एक बार में क्लियर भी हो जाए। तो चलिए सवाल करते हैं। तो देखिए मैंने बताया था, ले लेते हैं 26। जब ऐसा सवाल हो तो सबसे पहले पहली वाली डेट ले लेते हैं, जनवरी। अब पहले देखो 1950 का ऐसा वर्ष है, एक सामान्य वर्ष है, तो जनवरी का कोड क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि जो भी वर्ष हो उसके अंतिम 2 अंक ले लेते हैं तो 50 आ जाएगा। फिर देखिएगा ये 19 भाई किसका है, इसमें लीप ईयर कितने हो जाएंगे 1950 में, तो 50 में लीप ईयर कितने हो जाएंगे, जाहिर सी बात है 12 चौकू 48, 12 लीप ईयर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 12। और भाई ये शताब्दी कौन सी है, तो 1900 शताब्दी का है, तो 1900 शताब्दी जब कैसी होता है उसका कोड, तो 0 होता है। तो बताइएगा टोटल कितना हो जाएगा, 26 और 50, तो 5 और 2 7, 76, 76 12 88, कुल कितने दिन हो गए, 88 दिन हो गए। अब 88 को आप किससे भाग दोगे, 7 से, तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचना चाहिए इसमें, 7 एकम 7, ठीक है, एक बचा 7 दूनी 14, तो 4 दिन शेष बचेगा, कितना शेषफल कितना आएगा, 4 दिन। और 4 किसका कोड होता है बताइएगा, मैंने 4 किसका कोड बताया था, तो 4 किस दिन का कोड होता है, गुरुवार का। किसका होता है, गुरुवार का। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, गुरुवार सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसका आंसर ना आया हो तो मैं देख लीजिएगा एक बार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, हो गया होगा। चलिए सही आंसर इस प्रश्न का क्या था आपका, गुरुवार। अरे भैया आ जाओ यहाँ, गुरुवार। ठीक है, चलिए अब हमारे कारण वाले प्रश्न हैं, 2 प्रश्न लिए हैं मैंने। पहला प्रश्न है, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। ये भाई एक कथन है, ठीक है, तो इसके तर्क क्या दिए लोगों ने। हाँ, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है, अंततः सामाजिक असंतुलन होगा। अच्छा ठीक है भाई। नहीं, लोगों को उनके अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है। चलिए बताइएगा।
पढ़िएगा, आंसर करिएगा जल्दी से। देखिए, समझिए मेरी बात को कि गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। ये किसी ने कारण कहा है, कथन कहा है, तो लोगों ने अपने अपने तर्क दिए कि हाँ, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है, अंततः सामाजिक असंतुलन होगा। बिल्कुल सही बात है भाई। लोग देखो आप भाई, जब लिंग का परीक्षण कराते हैं, अगर कोई लड़की निकल आती है तो क्या कर देते हैं, उसकी भ्रूण में ही हत्या करवा दी जाती है। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। फिर कुछ महान भाव लोग थे, उन्होंने कारण दिया, नहीं, लोगों को उनके अजन्मे बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है। ठीक है, आप अजन्मे बच्चों के बारे में जानिए, लेकिन उसके लिंग के बारे में नहीं जानिए। लिंग उसका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर यह होता कि लिंग परीक्षण की जगह तो आपको लिंग का अधिकार नहीं है, उसके स्वास्थ्य का जानकारी ले सकते हैं। किसकी? स्वास्थ्य की जानकारी ले सकते हैं, उसके भरण पोषण की जानकारी ले सकते हैं कि उसको क्या क्या, मतलब मिनरल्स, विटामिन्स जो भी उसको बच्चे को मिलना चाहिए वो क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन ये लिंग नहीं मिलना चाहिए, ये नहीं कि वो लड़का है या लड़की है, तो दूसरा वाला गलत है आपका भाई। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? केवल एक तर्क मजबूत है, फर्स्ट तर्क मजबूत है। ठीक है, चलिए ये वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्या निजी क्षेत्रों में भी कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? भाई ये कथन किसी ने कहा है। नहीं, निजी क्षेत्र का प्रबंधन इस प्रश्न पर तैयार नहीं होगा। हाँ, यह कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार लाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। आगे होगा आंसर, समझिएगा मेरी बात को। उसने क्या कहा, क्या निजी क्षेत्र में कमजोर वर्गों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, आरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? नहीं, निजी क्षेत्र का प्रबंधन इस प्रश्न को तैयार नहीं होगा। मेरी बात समझिएगा, आरक्षण कौन लगाता है? सरकार देती है। कौन देती है? सरकार। अगर सरकार आरक्षण लाएगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि निजी प्रबंधन तैयार होगा या नहीं तैयार होगा, मतलब उसको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आरक्षण दे रही है। ठीक है, तो उसको तैयार होना पड़ेगा। अगर उसने कह दिया कि हम सामाजिक वर्ग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, जो भी कमज़ोर वर्ग हैं, तो वो निजी और सरकारी दोनों उपक्रमों में लागू कर रहे हैं, तो निजी क्षेत्र को भी मानना पड़ेगा। तो भैया ये तर्क जो है वो कैसा है? कमज़ोर है। फिर हाँ, यह कमज़ोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार लाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई। आरक्षण किस लिए दिया जाता है? जो भी लोग होते हैं उनका सामाजिक उत्थान हो सके, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक दोनों उत्थान हो सके, इसीलिए तो आरक्षण लाया जाता है। तो दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? तर्क सेकंड ठोस है। क्या है? तर्क सेकंड ठोस है। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को आज के प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को, देखो, अभी तक जो लोग भी वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जब वीडियो ख़त्म हो जाए तब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। कमेंट जरूर करिएगा। कब? जब वीडियो ख़त्म हो जाए। आप लोग लाइव चैट में मत करिएगा, मैं कई बार आप लोगों से कह चुका हूँ। देखो, आपकी एक कमेंट हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर कमेंट करिएगा नीचे, तथा वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अपने जितने भी जितनी भी सोशल साइट्स आप लोग यूज करते हैं, अपने जितने भी मित्र वगैरह हैं, हर जगह वीडियो को शेयर करिएगा। साथ में अपने मित्रों को शेयर करके उनसे कहिएगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं कल हम लोग शाम को 7:15 वाली क्लास में, क्योंकि कल तो कोई मैराथन होनी नहीं है। तो शाम के 7:15 वाली क्लास में मिलेंगे, फिर रात के 10 बजे वाली क्लास में मिलेंगे। अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आई है, पसंद आई है, तो इसी तरीके से कल हम लोग का क्लास को कंटिन्यू रख सकते हैं। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग जो है वो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और 25 तारीख को आप लोगों की
इकोनॉमिक्स की जो है वो आपकी क्लास होगी, मतलब मैराथन क्लास होगी, तो आप लोग इससे भी जुड़ना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं कल शाम को 7:15 वाली क्लास में। गुड नाइट, सब्बा खैर, जय हिंद।